आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किस छात्र संगठन को मिलेगी डूसू की कमान? 21 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। नौटंकीबाज निकला बीजेपी नेता का बेटा, अखबार में छप गई मौत की खबर। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए बुलाई गई डांसर। देर रात और तड़के उत्तराखंड में आपदा काल बनकर टूट रही। यूएस से बनने वाली है बात, हट सकता है भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। ललित मोदी का भाई समीर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, एक्स लिव इन पार्टनर ने लगाए थे रेप के आरोप। खौफनाक बदला लेंगे, रविंदर अरुण के एनकाउंटर से बौखलाया गैंगस्टर रोहित गुदारा। ईरान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर क्या बोले एमेन्युअल मैक्रोन। भूकंप से फिर हिली रूस की धरती, 7.8 की तीव्रता के झटके से मची दहशत। और भारत ओमान का आज होगा मुकाबला। डीयूएसयू अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान चुनाव में खूब चर्चा में हैं। वे हरियाणा के एक बड़े कारोबारी परिवार से आते हैं और उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान कहा कि लोग धन और बल की बात कर रहे हैं, लेकिन वे 5 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय हैं। उन्होंने संगठन के लिए लंबे समय तक काम किया और 2 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव दिल्ली की छात्र राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस साल चुनाव में लगभग 2,75,000 छात्र मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे चुनाव के वोटों की गिनती आज होगी। इसके बाद यह तय होगा कि इन चारों पदों पर कौन विजयी होगा। इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के बीच माना जा रहा है। राजगढ़ के बीजेपी नेता महेश सोनी का बेटा विशाल सोनी को मध्य प्रदेश पुलिस ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर से बरामद किया। पुलिस के अनुसार पकड़े जाने से पहले उसने दोबारा नौटंकी। उसने पुलिस को बरगलाने के लिए फरदापुर थाने में अपहरण की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में विशाल ने कबूल किया कि 1,40,00,000 रुपए के लोन से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था। 5 सितंबर को उसकी कार काली सिंध नदी में मिली थी। इसके बाद से पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम 10 दिनों तक नदी में उसकी तलाश कर रही थी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जिसकी शुरुआत जहानाबाद से हुई। यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी पटना के बख्तियारपुर पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ जुटाने के लिए नाच गाने का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी यादव ने मनोरंजन किया। इससे पहले यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी यादव राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर में पहुंचे। तेजस्वी यादव जैसे ही आनंद सिंह के इलाके में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में डांसर को बुलाया गया था। हम आपको बता दें कि डांसर बुलाने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि बिहार अधिकारी यात्रा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए डांसर को बुलाया गया था। उत्तराखंड में देर रात और तड़के आपदा काल बनकर टूट पड़ी है। अतिवृष्टि से जानमाल को नुकसान हुआ है। रात के अंधेरे में घटना होने पर लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिल पाता। अब तक प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 6 अगस्त को पौड़ी जिले में सुबह 5 बजे आपदा आई और जानमाल का भी नुकसान हुआ। उसके बाद 24 अगस्त को धराली में रात 1 बजे बादल फटा और भारी तबाही हुई। 15 सितंबर की रात 1:30 बजे देहरादून में अतिवृष्टि शुरू हो गई, जो सुबह तक जारी रही। इस आपदा में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 23 लोग लापता हैं। इसके 3 दिन बाद ही 18 सितंबर को चमोली जिले के तहसील नंदानगर क्षेत्र में रात करीब 2 बजे बादल फटे थे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर बाद और देर रात का समय अतिवृष्टि के लिए अनुकूल होता है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह कहते हैं कि रात के समय कूलिंग अधिक होती है। ऐसे में अगर लो प्रेशर से बारिश की परिस्थितियां हैं तो अधिक बारिश होने की संभावना रहेगी। मौसम वैज्ञानिक सीएम तोमर कहते हैं कि रात में 11 से सुबह 5 बजे के समय इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है।
अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में बड़ी राहत मिल सकती है और रूसी तेल खरीद पर ट्रंप द्वारा लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जा सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने गुरुवार ये उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ हटा सकता है और रेसिप्रोकल टैरिफ को भी घटाकर 10 से 15% कर सकता है। इसके साथ ही सीईए ने भारत यूएस ट्रेड डील के आगे बढ़ने का भी संकेत दिया। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए सीईए नागेश्वरन ने कहा कि उन्हें टैरिफ मसले का अगले 8 से 10 हफ्तों के भीतर समाधान होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में कम से कम 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ का समाधान जरूर निकल आएगा। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी रेप से जुड़े एक मामले में हुई है। रेप के ये आरोप उनकी पूर्व लिव इन पार्टनर ने लगाए हैं। महिला ने साल 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अब जाकर एफआईआर हुई। इसी पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने गुरुवार 18 सितंबर को उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। महिला की शिकायत पर 10 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई। मामला साउथ ईस्ट जिले के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ। एफआईआर में समीर मोदी के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। समीर को एयरपोर्ट से उस वक्त पकड़ा गया जब वह विदेश से लौटे थे और एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस के आरोपी 2 शूटरों को गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा बौखला गया है। रोहित गोदारा ने अब सोशल मीडिया पर माफी नहीं बल्कि बदला लेने की धमकी दी है। यह धमकी उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद एसएसपी अनुराग आर्य ने संभाली है। दरअसल दिशा की बहन खुशबू पाटनी की हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से हंगामा अब बहुत बढ़ चुका है। 12 सितंबर को सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच दिशा पाटनी के बरेली सिविल लाइंस स्थित घर पर फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस फायरिंग की जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। यूपी पुलिस ने फायरिंग के दोनों शूटरों रविंदर और अरुण को हरियाणा और दिल्ली इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन से 17 सितंबर की शाम को गाजियाबाद में मार गिराया था। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएंगे। यह बयान उन्होंने एक इजरायली टीवी इंटरव्यू के दौरान दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पत्रकार ने मैक्रो से सवाल किया कि क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगे प्रतिबंध इस महीने के अंत तक वापस आ जाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ईरानियों से हमें जो ताज़ा जानकारी मिली है वह गंभीर नहीं है। पिछले महीने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक प्रक्रिया शुरू की जिसके जरिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया जा सकता है। स्नैपबैक मैकेनिज्म दरअसल वह प्रावधान है जिसके तहत अगर यह मान लिया जाए कि ईरान ने परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है तो 2015 से पहले जो संयुक्त राष्ट्र के सभी कड़े प्रतिबंध थे वे अपने आप फिर से लागू हो जाते हैं। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कमचटका प्रायद्वीप में शुक्रवार तड़के भूकंप के तेज झटकों से जमीन हिल गई। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक प्रोटोपोक्लोक्स कमचास्की क्षेत्र में आए इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई और इसका केंद्र महज 10 किलोमीटर की गहराई में था। तेज झटकों के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स की भी महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 5.8 तक रही। कमचटका क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने टेलीग्राम पर लिखा कि भूकंप के बाद प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को खतरे के बारे में सतर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने कहा कि फिलहाल किसी बड़े सुनामी खतरे का आकलन नहीं किया गया। पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचास्की दुनिया के सबसे बड़े भूकंपीय सक्रिय क्षेत्रों में आता है। यहाँ प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट आपस में टकराती है जिसके चलते अक्सर भूकंप आते रहते हैं।
रहते हैं। एक सप्ताह पहले शनिवार को इस इलाके में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि जब प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा था कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भारतीय टीम शुक्रवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ उतरेगी। सुपर 4 चरण से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी। भारतीय टीम की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी। भारत ने T20 फॉर्मेट पर अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला, लेकिन अगर टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डाले तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है। ऐसे में शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। भारतीय टीम इस ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में शीर्ष पायदान पर है। भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का शानदार आगाज किया। इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। दूसरी ओर ओमान की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर खिताबी रेस से बाहर है। इस टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध 93 रन से हार का सामना किया, जिसके बाद यूएई ने उसे 42 रन से शिकस्त दी। इस मुकाबले में टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी से विपक्षी खेमे को परेशान कर सकते हैं। दूसरी ओर ओमान की टीम को जतिंदर सिंह और विनायक शुक्ला से बल्लेबाजी में उम्मीदें होगी। वहीं गेंदबाजी में आमिर कलीम और समय श्रीवास्तव टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं।